Welcome back everyone. Welcome to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here again with the rest of the chapter Power Sharing of your economics book. It is for class 10th. इससे पहले हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में कई चीज़ों को देखा और हमने पिछले वीडियो में वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल और एकोमोडेशन इन बेल्जियम इन टॉपिक्स पर बात की। इसके बाद हम इसी पावर शेयरिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है। क्या वो कहता है और वो क्या समझाना चाहता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार की या किस किस तरह की हो सकती है और कितने हद तक वो इफेक्टिव होती है, कैसी कैसी कंट्रीज ने उनको क्यों अपनाया है। तो बात करें पहले खालिल्स डायलेमा की। डायलेमा आप जानते हैं, जब हमारे पास 2 या 4 ऑप्शंस हों किसी काम को करने के और हम इस दुविधा में हों, हम इस परेशानी में हों कि हम कौन सा एक्शन लें, कौन सा काम करें, किस ऑप्शन का यूज़ करें, ऐसी कंडीशन डिलेमा कहलाती है। आप देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। एग्जाम्पल हमें किस चीज़ के थ्रू दिया है। आपने विक्रम बेताल नाम की एक फैंटेसी स्टोरी जरूर सुनी होगी जिसमें राजा विक्रम के ऊपर बैठकर बेताल जो है एक जगह ट्रैवल करता था, विक्रम चलता रहता था, बेताल उसे एक स्टोरी सुनाता था और विक्रम से उस जर्नी के ख़त्म होने पर उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन करता था और कहता था कि यदि तुम उसका सही उत्तर या अपने मन से जो तुमने आंसर बनाया है वो नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह का एक कॉमिक वे को फॉलो करते हुए हमें भी पावर शेयरिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें बताया है कि एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक। यहां पर बात मोटर बाइक की ली हुई है। अंडर अ वाव ऑफ साइलेंस। स्टोरी में ये एक रूल होता था कि विक्रम जब तक चलेगा, यात्रा करेगा, बेताल उसके ऊपर बैठा रहता था उसके शोल्डर पर, तो विक्रम चुप रहता था, स्टोरी सुनता रहता था, बीच में कुछ नहीं पूछता था, आखिरी में बेताल उससे क्वेश्चन करता था। तो वैसा ही कुछ यहां बताया है कि विक्रम जो है चुप था, बेताल उसका पिलियन राइडर था। पिलियन क्या होता है? बाइक वगैरह में जो पीछे बैठने वाले होते हैं यात्री, जो हमारे पीछे बैठते हैं, अगर हम राइड कर रहे हैं तो उसको पिलियन राइडर बोलते हैं। तो वो पिलियन राइडर था और बेताल जो है विक्रम को एक स्टोरी सुनाता है। स्टोरी क्या है वो हमें आगे बताई है। वो कहता है इन द सिटी ऑफ बैरूत, बैरूत में एक व्यक्ति रहता है खालिल नाम का। उसके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता दोनों अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। उनके फादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और उनकी मदर एक सुन्नी मुस्लिम है। आप जानते हैं मुस्लिम्स में भी 2 होते हैं, क्रिश्चियंस में भी काफ़ी होते हैं। तो उसकी मदर एक सुन्नी मुस्लिम है। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हालांकि इस कॉस्मोपॉलिटन और मॉडर्न सिटी में, बैरूत में जो काफ़ी डेवलप्ड है, उसमें ये चीज़ कोई नई थी कि पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं। वहाँ पर वेरियस कम्युनिटीज से लोग जो है वहाँ रहते थे। लेबनान की ये राजधानी है, वहाँ आते थे और उसकी कैपिटल जो वहाँ की बड़ी सिटी है बैरूत, उसमें रहते थे। वो जो है आपस में वहाँ पे एक सिविल वॉर भी चल रहा था और उसके पहले, और खलील के जो अंकल हैं वो उस सिविल वॉर में मारे गए थे। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान्स लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स। अब चूंकि सिविल वॉर जब खत्म हो गई तो वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो उन्होंने सोचा कि अगर हम आगे ऐसे युद्ध से बचना चाहते हैं, अंदरूनी युद्ध से बचना चाहते हैं, तो हमें कुछ आपसी सहमति बनानी होगी, एक जैसे रूल बनाने होंगे। इन रूल्स के अनुसार कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनको किस सेक्शन या कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए? मेरोनाइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन से आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होना चाहिए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से होना चाहिए और जो स्पीकर हो उन सब का, जो उनकी तरफ से बोलने वाला हो, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको शिया मुस्लिम से होना चाहिए। इस तरह ताकि आपस में शांति बनी रहे। अलग अलग कम्युनिटी से अगर लीडर्स आएंगे तो शांति बनी रहेगी और गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, सिविल वॉर की। इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया और सब उस पर एग्री हो गए। द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। अब जब इतना अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट हो गया तो क्रिश्चियंस ने एग्री किया कि हम कभी भी फ्रेंच लोगों की मदद नहीं लेंगे इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाने में, अपनी पावर दूसरों के खिलाफ दिखाने में। तो मुस्लिम्स ने भी ये चीज़ की कसम खाई या इस चीज़ पर एग्री हो गए कि वो भी
पास के पड़ोसी देश जो सीरिया है उससे नहीं मिलेंगे, उसकी मदद नहीं लेंगे। When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in the population. जब ऐसा चीज उन्होंने मान लिया तब दोनों की जनसंख्या बेरूत में यानी कि लेबनान में लगभग बराबर थी, और दूसरे इस तरीके से वो अच्छे से रह पाए और डेवलप उन्होंने साथ में किया। हालांकि अब मुस्लिम पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में हो गई है, यानी मुस्लिम्स ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि जो खलील है जिसके बारे में ये स्टोरी है, उसे ये सेट ऑफ रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं आया इस सिस्टम को। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पॉलिटिकल एम्बिशन वाला एक बहुत ही एम वाला व्यक्ति है और पॉपुलर है, पर इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर वो टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ना तो वो अपने मदर के रिलीजन को फॉलो करता है, ना ही वो अपने फादर के रिलीजन को फॉलो करता है। यानी ना तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को फॉलो करता है और ना ही वो सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करता है सिस्टम को। वो ये सोचता है कि क्यों लेबनान यानी उसकी कंट्री दूसरे देशों जैसी नॉर्मल डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती, जहां पर आराम से चुनाव हो और जो आदमी मेजॉरिटी में आए, जिसको ज़्यादा वोट मिले, वो टॉप पोजीशन पर पहुंच जाए। मगर इस कंट्री में क्या रूल था कि सभी कम्युनिटी से एक एक लीडर होना चाहिए। इस स्थिति में कोई पॉपुलर व्यक्ति भी बहुत ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता। इसलिए आगे वो कहता है कि प्रेजेंट सिस्टम, ही आस्क्स हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों से पूछता है, who have seen the bloodshed of the civil war, tell him that the present system is the best guarantee for peace। जब वो अपने बड़ों से पूछता है तो यही जवाब मिलता है कि जिसने भी युद्ध में बहुत ही मारकाट देखी है वो ये जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है इससे देश में शांति बनी रहती है। दूसरे देशों की डेमोक्रेसी जैसा अगर हम लेबनान में अपनाएंगे तो झगड़े हो सकते हैं। स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, वो उनको अपना एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो, एक टीवी टावर तक पहुंचना है जहां वो रुकते हैं हर दिन। बेताल अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके उससे वही क्वेश्चन पूछता है जो हमेशा पूछता था कि यदि तुम लेबनान के रूल्स को फिर से लिख सकते तो तुम क्या करते? पुराने रूल्स से जुड़े रहते या दूसरे देशों की डेमोक्रेसी की तरह यहाँ के लिए भी नए रूल बनाते, यानी इलेक्शन वगैरह करवाते और जो लोग मेजॉरिटी में आते उनको जितवाते? क्या करते तुम? अगर अब यहाँ पर यह एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है और हमसे ही रीडर्स से पूछा गया है कि आप विक्रम की जगह क्या करेंगे, यानी विक्रम की साइड से, तो ये हमारा क्लियर एक सोच है कि हमको क्या करना चाहिए। जो प्रेजेंट सिस्टम है वही बेहतर है या दूसरे देशों की डेमोक्रेसी की तरह पॉपुलर व्यक्ति वोट लेकर जीत जाए वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हम बात करें। पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज हुआ है कहां से? इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जब कुछ पर्टिकुलर लोगों के या ऑर्गन्स के बीच में पावर रहती थी तो वो शेयर नहीं होती थी। इसके अपोजिट में फिर एक आइडिया निकाला गया कि पावर को बराबर शेयर किया जाए जिससे सबके साथ न्याय हो और जस्टिस हो। बहुत समय तक ये बिलीव किया गया कि सारी पावर गवर्नमेंट की मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, एक व्यक्ति के पास होना चाहिए या एक समूह के पास, एक ग्रुप के पास होना चाहिए। ये माना गया कि यदि पावर को डिस्पर्स किया गया, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, तो जो त्वरित निर्णय होते हैं, जो तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, वो नहीं लिए जा सकेंगे क्योंकि बहुत लोगों की सहमति लेना पड़ेगी अगर पावर शेयरिंग की गई तो। इस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि people are the source of political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, respect is given to diverse groups and views that exist in a society. अलग अलग ग्रुप्स की चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और उनके अकॉर्डिंग फैसले लिए जाए। मतलब किसी भी नए निर्णय को लेने से पहले किस ग्रुप को इससे फायदा होगा, किस ग्रुप को इससे नुकसान होगा, सभी को बैठालकर सभी की सहमति लेकर कोई ऐसा रूल निकाला जाए जो किसी के लिए बहुत खराब हो जाए, ऐसा ना हो, सबको लाभ पहुंचाने वाला डिसीजन लिया जाए। अगर पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी, अगर एक ही व्यक्ति या समूह के पास पावर रहेगी तो वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेगा जो समाज के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी धर्म या कास्ट के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पावर शेयरिंग को इंपॉर्टेंट बताया गया। जब पावर शेयरिंग हो जाती है तो क्या होता है? एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी बनाने में फिर सभी की मदद ली जाती है।
अब इसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी भी होती है और पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पास भी होती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पास भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी होती है, यानी पावर शेयरिंग को कई भागों में विभाजित किया गया है। इसी पावर शेयरिंग को हमने इसके टॉपिक वाइज को समझा कि पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ होती है, अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसी तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है और जिसका फायदा नुकसान अलग अलग तरह से होता है। इन टॉपिक्स पर हम अगले पार्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन पावर शेयरिंग को कैसे डिवाइड किया जाता है, उसका क्या फायदा और नुकसान डिफरेंट कम्युनिटीज को होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन थैंक यू वेरी मच।